Good evening, students. So, this is our lecture number 57 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023. अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 16 की जो डिस्कशन थी उसको कंक्लूड किया था. ठीक है. बेसिकली कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग एंड इशू ऑफ प्रोसेस का जो पूरा प्रोसीजर है उससे हमने डील किया था अपने लास्ट लेक्चर में, उसको कंप्लीट किया था. आज हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे बेल के साथ. ठीक है. आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज बेसिकली चैप्टर 35 ऑफ BNSS. तो अभी तो इसको चैप्टर 35 कर दिया गया है. अर्लियर इट वाज चैप्टर 33. ठीक है. CRPC में आपको बेल के जो प्रोविजंस है वो चैप्टर 33 के अंदर मिल जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं आज बेल को. बेल के बारे में पढ़ते हैं. बेल क्या होता है, बेल बॉन्ड क्या होता है, पर्सनल बॉन्ड क्या होता है. जो इसका बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको कवर करते हैं विद सम केस लॉज. तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन क्लॉज पे जाएंगे. जो हमारा सेक्शन है डेफिनेशन के लिए, दैट इज सेक्शन 2. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज बी. क्लॉज बी ने आपके बेल को डिफाइन किया है. अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इससे पहले जो CRPC का आपका कानून था उसके अंदर बेल की डेफिनेशन नहीं थी. ठीक है. BNSS में बेल की डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया, बट CRPC के अंदर ऐसा कोई भी डेफिनेशन क्लॉज नहीं था जिसने बेल को डिफाइन किया. तो आप ये लिख लीजिएगा दैट CRPC हैड नो प्रोविजन विच डिफाइंड बेल. तो आइए देखते हैं क्या बेल की डेफिनेशन दी गई है BNSS के अंदर. सो इट सेज बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन. ठीक है. रिलीज ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशंस imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond. अब इसमें कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है. जो बेसिक मतलब है बेल का वो होता है एक इंसान को उसकी लिबर्टी ग्रांट कर देना. ठीक है. बट क्या बेल में जो लिबर्टी ग्रांट की जाती है वो एब्सोल्यूट होती है? द आंसर इज नो. ग्रांटिंग लिबर्टी बट ऑन कंडीशंस. ठीक है. बेसिकली बेल में जो लिबर्टी आपको ग्रांट की जाती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है. इट इज अ कंडीशनल लिबर्टी. सो कंडीशनल लिबर्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तक जो केस का आउटकम था वो डिक्लेयर नहीं किया गया है, आपको एक्विट नहीं किया गया है, आपको बस छोड़ दिया गया है. जो आपकी लिबर्टी है वो कुछ समय के लिए आपको मतलब दे दिया गया आपकी लिबर्टी कि आपको ठीक है हम जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी में रखेंगे, आप बाहर रहिए, आपके जो भी कामकाज हैं उसको निभाइए. ठीक है. जो भी आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी आपकी सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप निभाइए. वो लिबर्टी हम आपको वापस कर दे रहे हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको एब्सोल्यूट लिबर्टी दे रहे हैं, आप जो चाहें वो करिए. जो बेल में लिबर्टी आपको ग्रांट की जाती है इट इज बेस्ड ऑन सम कंडीशंस. ठीक है. तो बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन विच मीन्स द रिलीज ऑफ ए पर्सन बेसिकली ऑन कंडीशंस. ठीक है. रिलीज ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. तो बेल में हम किस इंसान को रिलीज कर रहे हैं? हम बेसिकली एक्यूज्ड को रिलीज कर रहे हैं. एक्यूज्ड कौन है? जिसके अगेंस्ट में सेक्शन 173 या फिर सेक्शन 174 के अंदर सेक्शन 173 या फिर सेक्शन 174 के अंदर किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर ने रिसीव की थी एंड इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट की जा रही है अगेंस्ट दैट पर्सन. ही इज बेसिकली द एक्यूज्ड. ठीक है. तो बेल का मतलब क्या होता है? एक इंसान को रिलीज करना जो कि एक्यूज्ड है. ठीक है. अब उसको रिलीज कहां से किया जा रहा है? फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ. ठीक है. बेसिकली जो इंसान है उसको लॉ की कस्टडी से हम रिलीज कर दे रहे हैं, लेकिन हम उसको लॉ की कस्टडी से रिलीज करते हुए एक एब्सोल्यूट लिबर्टी ग्रांट नहीं कर रहे हैं, हम उसको बस एक कंडीशनल लिबर्टी दे रहे हैं. ठीक है. कि आप जाइए, बाहर रहिए, आपके जो कामकाज है उनको निभाइए, लेकिन ये मत सोचिए कि आप फ्री हो गए हैं अब आप आराम से घूमिए, हमने आपको एक्विट कर दिया. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. अब कस्टडी ऑफ लॉ में क्या क्या आता है? अब यहां पर आपका जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी आ जाएगा.
ठीक है, अगेन एक बार फिर से पढ़ते हैं। बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, दैट इज जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी, अपॉन सर्टेन कंडीशंस। अब ये कंडीशंस क्या होते हैं? इसमें कंडीशंस ये हो सकते हैं कि आप जब भी आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए, आपसे पूछताछ करनी हो, तो आप अपनी पुलिस स्टेशन में प्रेजेंस को इंश्योर करेंगे। जब आपके अगेंस्ट में कोई चार्जशीट सबमिट हो जाए तो इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान आप अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर एक इंसान बेल पर छूट जाता है, ठीक है, अगर एक इंसान बेल पर छूट जाता है जब एक इंसान बेल पर छूट जाता है तो उसके बाद आफ्टर द सबमिशन ऑफ चार्जशीट उसका ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था इन द केस ऑफ सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश कि जब भी चार्जशीट सबमिट होता है, कोई इंसान अगर बेल पर बाहर है एंड इज कंप्लाइंग विद द कंडीशंस ऑफ द बेल, तो यहां पर आप उसको ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, याद है आपको ये केस मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अपॉन सर्टेन कंडीशंस। अब कंडीशंस में क्या क्या हो गया कि आप पुलिस स्टेशन में अपनी प्रेजेंस इंश्योर करोगे। ठीक है, ट्रायल या फिर इंक्वायरी के दौरान आप अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करोगे। आप देश छोड़ के बाहर नहीं भागोगे। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर प्लेस को विजिट नहीं करोगे। आप किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करोगे। ये सारे के सारे कंडीशंस होते हैं जो कि इंपोज किए जाते हैं अपॉन द एक्यूज्ड व्हेन ही इज रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है, अब ये इंपोज किसके द्वारा किए जाते हैं? इंपोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट। अच्छा, यहाँ पे ऑफिसर क्यों लिखा है? हमने तो मतलब जनरली जो चीज पढ़ी है वो तो ये पढ़ी है कि बेल तो कोर्ट ग्रांट करता है। ऑफिसर क्यों लिखा है? अगर आप याद करें, मैंने आपको सेक्शंस पढ़ाए थे, सेक्शन 59 एंड सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी, याद है ना आपको? दिस इज डेफिशिएंट एविडेंस एंड सेक्शन 59 के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास भी ये पावर है कि ही कैन ग्रांट बेल। और 169 में क्या होता है? अगर पुलिस ऑफिसर को डेफिशिएंट एविडेंस मिलता है इन्वेस्टिगेशन के बाद अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो वो उसको रिलीज कर सकते हैं ऑन हिज ओन पर्सनल बॉन्ड और बेल बॉन्ड। ठीक है, आपको याद है ना ये चीजें? मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाई थी, बट फिर भी जान लीजिए कि वाई द टर्म ऑफिसर हैज बीन यूज्ड हियर, बिकॉज सेक्शन 59 एंड 169 के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास भी ये पावर है कि वो एक्यूज्ड को रिलीज कर सकते हैं बेल पर। ठीक है, और कोर्ट, अब कोर्ट कैसे रिलीज करेगा वो तो हम लोग पढ़ेंगे अभी अपने सब्सिक्वेंट सेक्शंस में। ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ ए बॉन्ड और ए बेल बॉन्ड। अब ये क्या है? नाउ व्हाट इज बॉन्ड? नाउ व्हाट इज बेल बॉन्ड? अब बॉन्ड और बेल बॉन्ड क्या होता है? देखिए, बॉन्ड बेसिकली एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट जिसमें कंडीशंस लिखे होते हैं। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है कि जो टर्म बेल है वो कहां से निकल के आया है, तो जो टर्म बेल है, द टर्म बेल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम बेलमेंट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो आपने ये टर्म सुना होगा, बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आपने सुना होगा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा मोरा अलग पढ़ाई आपने किया हो तो। ठीक है, तो जो टर्म बेल होता है ना वो बेलमेंट से डिराइव करते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि अब ये बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, बॉन्ड हम कहते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, अब एक बार आप ये तीनों चीजें समझ लीजिए, बेल, बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। ठीक है, बेल क्या होता है? ये बेसिकली एक अमाउंट होता है। ठीक है, एक स्टिपुलेटेड अमाउंट होता है कि आपको इतना पैसा पे करना है। जो ये पैसा होता है ना, इसी को हम बेल कहते हैं। ठीक है, अगर आप इतना पैसा पे कर देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये अमाउंट कितना हो सकता है? इट कैन बी 50,000, इट कैन बी 1 लाख, इट कैन बी मोर देन 1 लाख। यहां पर कोर्ट को हमने डिस्क्रिशन दी है। ठीक है, कोर्ट और पुलिस ऑफिसर को हमने डिस्क्रिशन दी है कि आप जितना भी अमाउंट चाहें इंपोज कर सकते हैं बेल की तरफ। ठीक है, मतलब जो बेल का जो अमाउंट है वो आप डिसाइड करेंगे कि कितना इंपोज करना है। अब सपोज जो इंसान है जिसको रिलीज किया जा रहा है बेल पर, वो बहुत ही वेल्दी इंसान है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान है। ठीक है, वो बहुत सारा अमाउंट पोजेस करता है अपने पास। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे इंसान के ऊपर 5,000 10,000 रुपए का बेल वाला अमाउंट इम्पोज करना वुड नॉट मेक सेंस। वो बहुत ईजी होगा उसके लिए देना, और उसके बाद जो बेल के कंडीशंस हैं उनका वायलेशन करना उसके लिए। ठीक है, तो बेल क्या होता है? बेसिकली बेल एक अमाउंट है, आप उसको पे करिए और हम आपको आपकी कंडीशनल लिबर्टी ग्रांट कर देंगे। नाउ व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड क्या होता है एंड बेल बॉन्ड क्या होता है? अब देखिए, बॉन्ड होता है
ये एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जिसमें कि कंडीशंस लिखे होते हैं, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कंडीशंस लिखे होते हैं, और जो एक्यूज्ड होता है वो इस बॉन्ड पे साइन करता है, और जो सिग्नेचर होता है एक्यूज का वो ये सिग्निफाई करता है कि ही विल कंप्लाई विद द एग्रीमेंट। अभी हमने पढ़ा कि जो ये पूरा आपका बेल का सिस्टम है ना, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ठीक है। तो बॉन्ड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट जिसमें कंडीशंस लिखे होते हैं, और उन कंडीशन से एक्यूज जो है वो सिग्नेचर करके ये सिग्निफाई करता है कि वो उन कंडीशन से कंप्लाई करेगा, ठीक है। नो व्हाट इज बेल बॉन्ड? अब बेल बॉन्ड क्या होता है? अब बेल बॉन्ड भी अगेन एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन यहां पर ना आपका एक श्योरिटी आ जाता है, ठीक है। श्योरिटी का मतलब क्या होता है कि अब जो एक्यूज्ड है ना वो थोड़ा सा इंडिजेंट है। इंडिजेंट मतलब क्या है? गरीब है, ठीक है। उसके पास जो बेल का स्टिपुलेटेड अमाउंट है वो पे करने की हैसियत नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है? किसी को श्योरिटी बना देता है। अब श्योरिटी कौन होता है? श्योरिटी बेसिकली एक इंसान होता है जो आपके बिहाफ में जो बेल होता है, बेल का जो अमाउंट होता है उसको पे करता है, ठीक है। जो भी बेल का अमाउंट होता है उसको श्योरिटी पे करता है, और वो इंश्योर करता है कि हाँ ठीक है, अगर एक्यूज्ड अपनी प्रेजेंस को इंश्योर नहीं किया, जो बेल की कंडीशंस है उनसे कंप्लाई नहीं किया, तो मैं एक्यूज के बिहाफ में पैसे पे कर रहा हूं, या फिर जो भी स्टिपुलेटेड अमाउंट है उसको पे कर रहा हूं, आप उसको फोरफिट कर लेना, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीजें? फिर से बता दे रहा हूं, बेल क्या होता है? बेल बेसिकली अमाउंट होता है, ठीक है। वो अमाउंट होता है जो कि एक्यूज्ड को पे करना होता है, और अगर वो उसको पे कर दे तो पे करने के बाद उसको उसकी कंडीशनल लिबर्टी हम ग्रांट कर देते हैं। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बेसिकली एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसमें कंडीशंस लिखे होते हैं, ठीक है, जिसमें बेसिकली कंडीशंस लिखे होते हैं, एंड मतलब इन्हीं कंडीशन की ये कंडीशंस है कि आपको इन कंडीशन से कंप्लाई करना है। अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो आपने जो बेल का अमाउंट पे किया है उसको हम फोरफिट कर लेंगे। बेल बॉन्ड क्या होता है? बेल बॉन्ड अगेन एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन यहां पर एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसे हम श्योरिटी कहते हैं। श्योरिटी कौन होगा? कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है। इट कैन बी रिलेटिव, इट कैन बी क्लोज फ्रेंड, ठीक है। बैंक भी हो सकता है, आपका बैंक भी श्योरिटी हो सकता है, और लाइक इट कैन बी एनी अदर पर्सन, ठीक है। बस आपका जो कंडीशन है श्योरिटी बनने का वो ये है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता है ना, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं कि जो इंसान है वो साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहां पे किसी भी प्रकार का कोर्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यहां पर भी प्रेजेंट रहते हैं जब कोई इंसान श्योरिटी बनता है। तो क्लियर है आपको? मतलब वो जो इंसान है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए जो कंडीशंस होते हैं वो सारे के सारे कंडीशंस श्योरिटी भी अप्लाई होते हैं। बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि जो टर्म बेल है वो हम बेलमेंट से डिराइव करते हैं, और बेलमेंट जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्लियर आपको ये चीजें? अब आगे पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं बी को। बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ or suspected of commission of an offense from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond। इतना आपको क्लियर है? अब आते हैं सी पे। नो व्हाट इज अ बेलेबल ऑफेंस? अगर आपसे कोई पूछे कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, तो अगेन जो प्रिंसिपल हमने कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन में अप्लाई किया था, वही प्रिंसिपल अगेन बेलेबल ऑफेंस में अप्लाई होगा। देखिए यहां पे क्या लिखा है, इट मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। सेम प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल है कि आप शेड्यूल 1 कॉलम 5 को रेफर करेंगे, ठीक है। आप शेड्यूल 1 कॉलम 5 को रेफर करेंगे, वहां पर आपको बीएनएस के ऑफेंसेस मिल जाएंगे, और कॉलम 5 में लिखा होगा कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है। तो जितने ऑफेंसेस बेलेबल लिखे हैं वो सारे के सारे बेलेबल हैं, एंड उनके अलावा जितने भी आपके ऑफेंसेस बचते हैं दे आर नॉन बेलेबल। अच्छा, ये बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में मतलब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो पुलिस, हमने ये पढ़ा था अरेस्ट के चैप्टर में, हमने पढ़ा था ये चीज कि पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म द अरेस्टी दैट द ऑफेंस दैट ही हैज कमिटेड इज अ बेलेबल ऑफेंस। तो अगर उस इंसान ने एक बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो एट दैट वेरी मोमेंट
उसको पहले इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपने जो ऑफेंस कमिट किया है ये एक बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। और अगर वो इंसान जो बेल का अमाउंट है उसको पे करने के लिए रेडी है, तो वहां पर जैसे ही वो इंसान बेल का अमाउंट पे कर देगा, उसको कस्टडी से रिलीज कर दिया जाएगा, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो या फिर जुडिशियल कस्टडी हो। अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी आपको बेल मिलता है, लेकिन वहां पर कोर्ट की डिस्क्रिशन आ जाती है, ठीक है। वहां पर आप एक हियरिंग कंडक्ट किया जाता है कोर्ट के द्वारा, एंड कोर्ट की डिस्क्रिशन आ जाती है इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, ठीक है। ये दो डिफरेंसेस आप याद रखिएगा। पहला तो ये कि अगर आपसे कोई पूछे कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि मैं शेड्यूल 1 को रेफर कर रहा हूं, उसमें कॉलम 5 में लिखा हुआ है कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। एंड द सेकंड डिफरेंस इज कि बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वहां पर जैसे ही आप बेल अमाउंट पे करते हैं, बेल अमाउंट पे करते ही आपको रिलीज कर दिया जाता है। कोर्ट के सामने किसी भी प्रकार की हियरिंग नहीं कंडक्ट करवाई जाती है बेलेबल ऑफेंसेस में। अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? जहां पर आपको अरेस्ट करने के बाद कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, और जब आप वो एप्लीकेशन कोर्ट के सामने फाइल कर देते हो, देन आफ्टर दैट कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि वो जो ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस है, जो नेचर ऑफ द ऑफेंस है, उसके बेसिस पर या तो बेल ग्रांट करेगी या तो बेल नहीं ग्रांट करेगी। इज इट क्लियर नाउ? अब आते हैं बेल बॉन्ड पे। बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। और बॉन्ड का मतलब क्या होता है? मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। जब हम बेल बॉन्ड की बात करते हैं तो बेल बॉन्ड में क्या होता है कि एक श्योरिटी होता है, एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब आप जो है आप पैसे पे नहीं कर सकते, तो आपने किसी थर्ड पर्सन को बुला लिया, आपका कोई क्लोज फ्रेंड, कोई रिलेटिव या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिस पे कोर्ट रिलाई कर सके, उसको आपने श्योरिटी बना दिया, और वो इंसान आपके बिहाफ में जो बेल का अमाउंट है वो पे करता है, ठीक है। और जो कंडीशंस होती हैं, जो आपकी बॉन्ड क्या है, मैंने बताया ना आपको बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है। तो जो आपका ये एग्रीमेंट होता है, इसके ऊपर जो श्योरिटी होता है और जो एक्यूज्ड होता है, दोनों के सिग्नेचर जाते हैं। सिग्नेचर क्यों जाते हैं? क्योंकि श्योरिटी जो है वो कोर्ट को वादा कर रहा है कि एक्यूज्ड जो बॉन्ड के कंडीशंस हैं उनसे कंप्लाई करेगा, एंड अगर वो कंप्लाई ना करे तो एक्यूज्ड के बिहाफ में जो भी मैंने अमाउंट पे किया या फिर जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को दांव पे लगाया है, आप उसको फोरफिट कर लेना, ठीक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, एक एक टर्म समझा रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी ना आए जब हम लोग बेल के जो सेक्शन है उनको शुरू करें। तो इज इट क्लियर नाउ? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। तो जो हम लोग बेल बॉन्ड कहते हैं, तो बेल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए थर्ड पर्सन हु विल बी द श्योरिटी। एंड बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी, ठीक है। पर्सनल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जो एक्यूज्ड है वो खुद ही कह रहा है कि हाँ ठीक है, मैं जो भी आप अमाउंट स्टिपुलेट किए हैं उसको पे कर दूंगा, एंड आप मेरे को मेरी कंडीशनल लिबर्टी ग्रांट कर दो, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो प्रॉमिसिंग कि जो भी कंडीशंस आप मेरे पे इंपोज करेंगे मैं उनसे कंप्लाई करूंगा। दिस इज व्हाट पर्सनल बॉन्ड मीन्स। और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी, और जहां पर श्योरिटी ना हो, ठीक है। अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? यहां पर अंडरटेकिंग का मतलब वही है कि हाँ मतलब जो आप कंडीशंस इंपोज करेंगे उनसे मैं कंप्लाई करूंगा, लेकिन यहां पर मैं किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। बेल बॉन्ड में क्या होता है? एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है और वो बोलता है कि हाँ ये बंदा जो है, जो एक्यूज्ड है, मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटर हूं, यहां पे मैं गारंटी लेता हूं कि एक्यूज जो है ये सारे के सारे कंडीशन से कंप्लाई करेगा। और बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड। जो एक्यूज्ड है वो खुद ही सारा अमाउंट पे कर दे रहा है, और जो भी कंडीशन है उनसे कह रहा है कि हाँ ठीक है मैं इनसे कंप्लाई करूंगा, अगर नहीं कंप्लाई करता हूं तो जितने भी अमाउंट होगा जो भी मैंने पे किया आप उसको फोरफिट कर लेना, ठीक है। और यहां पर पर्सनल बॉन्ड में श्योरिटी का कोई भी रोल नहीं होता है, मतलब देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए थर्ड पर्सन। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, आई गेस काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने आपको सारे टर्म समझा दिए। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि जो बेल का अमाउंट होता है, अभी हमने ये चीज समझा कि बेल का जो अमाउंट होता है वो फोरफिट कब होता है? वो फोरफिट तब होता है जब जो बॉन्ड के कंडीशंस होते हैं
उनसे एक्यूज कंप्लाई ना करे। फॉर एग्जाम्पल पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी देना, देश छोड़ के ना जाना, ठीक है। अगर वो इन कंडीशन से कंप्लाई नहीं करता है तो जो भी अमाउंट होता है उसको जो कोर्ट होती है फिर पुलिस ऑफिसर होता है वो फोरफिट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, ठीक है। वो उसके बाद एक्यूज को वापस नहीं किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज क्यों वापस कब किया जाता है? द आंसर इज द अमाउंट विल बी रिटर्न्ड if the accused comply with the conditions of bond, ठीक है। अगर बॉन्ड के जो कंडीशंस थे उससे एक्यूज ने कंप्लाई किया है तो उसका जो अमाउंट था जो उसने पे किया था वो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। अच्छा, एक सवाल और पूछता हूं आपसे। अच्छा, मान लीजिए जो केस का आउटकम था वो एक्यूज के फेवर में नहीं गया, एक्यूज को हमने गिल्टी मान लिया, तो क्या इसके बावजूद बॉन्ड इसके बावजूद जो अमाउंट था वो रिटर्न किया जाएगा? द आंसर इज यस, ठीक है। द अमाउंट विल बी रिटर्न इफ द एक्यूज कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ बॉन्ड notwithstanding the outcome of the case, ठीक है। अगर एक्यूज ने जो बॉन्ड के कंडीशंस थे उससे कंप्लाई किया तो इट इज यहां पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बंदे को एक्विट किया गया या बंदे को गिल्टी पाया गया, इट डजेंट मैटर। केस का क्या आउटकम है उसका कोई भी इंपैक्ट इस चीज पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो भी अमाउंट था वो रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा, एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि जो बॉन्ड होता है, जो पर्सनल बॉन्ड होता है, उसमें आपकी फैमिली भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। मैंने फैमिली को इंक्लूड किया, मैंने रिलेटिव या फिर क्लोज फ्रेंड को इंक्लूड नहीं किया है। ऑब्वियस सी बात है, अब मान लो कोई एक परिवार है, ठीक है, किसी के हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया था और उसको बेल पे छोड़ा गया, उसकी वाइफ ने जो बेल का अमाउंट था वो पे कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनको सिंगल एंटिटी माना जाता है, तो जो फैमिली है ना वो इसमें इंक्लूडेड रहती है, फादर मदर ये सब इंक्लूडेड रहते हैं। लेकिन जब श्योरिटी की बात आती है तो श्योरिटी में आपके रिलेटिव आ जाते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड आ जाते हैं, ये लोग जो हैं वो श्योरिटी में इंक्लूडेड होते हैं। ये सब आप पॉइंट्स प्लीज आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब आइए कुछ केस लॉस पढ़ते हैं। फूलचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट बेल इज इन फैक्ट अ कस्टडी ऑफ द श्योरिटी, ठीक है। अब ये मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। इज इन फैक्ट अ कस्टडी ऑफ द श्योरिटी, हियर इट इज HERE। Here, the custody of the accused transferred from the judicial custody or police custody to the custody of a jailer of his choice, that is the surety. The word bail has been derived from the word bailment. The accused handed over to the surety or to his own self with a guarantee that as and when required, the accused will appear before the court. देखिए, जो पहला आपने पैराग्राफ पढ़ा है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि होता क्या है बेल में, जो आपकी कस्टडी है ना, कस्टडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। आप पहले पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी में थे, अब आपकी जो कस्टडी है वो किसी ऐसे इंसान को ट्रांसफर कर दी गई है जो आपने खुद चूज किया, जो आपका श्योरिटी है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कस्टडी से बाहर निकल जाते हो, बस कस्टडी किसकी रहेगी, किसके अंदर रहेगी, ये आप डिसाइड करोगे। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। इफ द श्योरिटी वांटेड द कस्टडी ऑफ द एक्यूज्ड, देन अ सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड from a revenue official like Tehsildar regarding the solvency of the surety. However, in the landmark case of Husainra Khatun versus Home Secretary Bihar 1979 Supreme Court, the court observed that a mere affidavit from the surety regarding his solvency can be relied upon. इसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान किसी इंसान का श्योरिटी बनता है, ठीक है, जब कोई इंसान किसी एक्यूज्ड का श्योरिटी बनता है जिसको बेल पर छोड़ा जा रहा है, तो वहां पर क्या होता है, उस श्योरिटी को दिखाना पड़ता है कि वो सॉल्वेंट है, ही इज नॉट इनसॉल्वेंट। मतलब बताना पड़ता है भाई मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं झूठा नहीं बोल रहा कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और मैं एक्यूज का अमाउंट पे कर दूंगा अगर वो कंडीशन से कंप्लाई नहीं किया तो, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो तहसीलदार होते हैं उनसे एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है और वो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आपको कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। ये एक जनरल प्रैक्टिस है, इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। लेकिन हुसैनरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक मेयर एफिडेविट अगर श्योरिटी पे कर दे कि हाँ देखिए मैं एक एफिडेविट बना के पे कर रहा हूँ, मतलब एक एफिडेविट बना रहा हूँ कि हाँ मैं सॉल्वेंट हूँ, वो भी सफिशिएंट रहेगा, ठीक है, तब भी उसको श्योरिटी माना जा सकता है। और बाकी कंडीशंस आपको याद है ना कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो जो श्योरिटी है
उसको एक मेजर होना पड़ेगा, साउंड माइंड का होना पड़ेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के जो कंडीशंस है उनसे कंप्लाई करना पड़ेगा। रामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1979 सुप्रीम कोर्ट, शेड्यूल नंबर 2 form number 47 of BNSS is in the form of a contract in the favor of the government where the court is deemed to be the agent of the government। समझाता हूं इसका मतलब क्या है। जो आपका फॉर्म नंबर 47 है, इट इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैं एक बार सेक्शन को पढ़ देता हूं। आई, जो भी एक्यूज्ड है ऑफ, मतलब जहां पे भी उसका रेसिडेंशियल एड्रेस है, हैविंग बीन अरेस्टेड और डिटेन विदाउट वारंट बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस ऑफ, मतलब यू नो जहां पे पुलिस स्टेशन है वहां उस प्लेस का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अच्छा एक चीज यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है हैविंग बीन अरेस्टेड और डिटेन विदाउट वारंट बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। यहां पर यह कहा जा रहा है कि बेल आपको ग्रांट की जाएगी अगर आपको अरेस्ट किया गया है बाय द पुलिस ऑफिसर विदाउट अ वारंट। अब ये क्यों लिखा है? इसको लिखने का रीजनिंग ये है कि अगर आपके अगेंस्ट में वारंट इशू कर दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है वारंट इशू करने की पावर तो कोर्ट के पास है। अब कोर्ट ने अगर वारंट इशू किया है तो वो तो इसीलिए इशू कर रहे हैं ना, ताकि आपको आपकी लिबर्टी ना दी जाए। ठीक है, अगर आपको किसी पुलिस ऑफिसर ने बिना वारंट के अरेस्ट किया है, ओनली देन यू विल हैव द राइट टू गेट द बेल। अगर वारंट आपके अगेंस्ट में इशू कर दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कोर्ट ही इस ओपिनियन पे है कि आपकी लिबर्टी को कर्टेल किया जाए, आपको कंडीशनल लिबर्टी भी ग्रांट ना किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ, जो भी ऑफेंस उसने कमिट किया है, एंड रिक्वायर्ड टू गिव सिक्योरिटी फॉर माई अटेंडेंस बिफोर सच ऑफिसर ऑफ कोर्ट। अब सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी आपका ये अमाउंट होता है। ठीक है, फॉर माई अटेंडेंस बिफोर सच ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑन कंडीशन दैट आई शैल अटेंड सच ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑन एवरी डे ऑन विच एनी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल इज हेल्ड विद रिगार्ड टू सच चार्ज, एंड इन केस ऑफ माई मेकिंग डिफॉल्ट हियरिंग आई बाइंड माई सेल्फ टू फोरफिट द गवर्नमेंट द सम ऑफ रुपीज। जो आपका पैसा, जो भी आपने मतलब पैसे जो आपने दिए हैं, ठीक है, कोर्ट को या फिर पुलिस ऑफिसर को, वो कौन फोरफिट कर लेता है? वो गवर्नमेंट उसको फोरफिट कर लेता है। देखिए अभी मैंने केस में पढ़ाया ना आपको, यहाँ पे क्या लिखा है, इज इन अ फॉर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पे जो आपका कोर्ट होता है ना, ये एक एजेंट होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट आपका प्रिंसिपल होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के जो प्रिंसिपल है ना वो यहां पर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आई बाइंड माई सेल्फ टू फोरफिट टू गवर्नमेंट द सम ऑफ रुपीज, मतलब गवर्नमेंट जो है वो आपने जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है उसको फोरफिट करने की पावर रखता है अगर आप बेल के कंडीशन से कंप्लाई नहीं करते हो तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे श्योरिटी का दिया हुआ है कि श्योरिटी के, अगर श्योरिटी आप किसी को बनाते हो तो वहां पर मतलब कैसा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। आई हियर बाय डिक्लेयर माई सेल्फ और वी जॉइंटली एंड सेवरली डिक्लेयर आवर सेल्फ एंड ईच ऑफ अस श्योरिटी फॉर द अबव सेड, मतलब श्योरिटी कैन बी मोर देन वन। ठीक है, फॉर द अबव सेड मतलब जो एक्यूज्ड है, दैट ही शैल अटेंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ this police station or the court of this on every day on which any investigation into the charge is made or any trial on such charge is held, that he shall be and appear before such officer or court for the purpose of such investigation or to answer the charge against him, and in case of his making default herein I hereby bind myself to forfeit to government the sum of rupees। Is it clear now? ठीक है, अब आइए कुछ चीजें और पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए बेल एप्लीकेशन फाइल की गई है इन ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, तो वहां पर अगर आप बेल एप्लीकेशन फाइल करते हो तो जो कोर्ट है वो इन ग्राउंड्स को कंसीडर करता है व्हाइल ग्रांटिंग बेल इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। पहला देखते हैं, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस हैज टू बी ऑब्जर्व्ड एंड इफ द ऑफेंस इज वेरी सिवियर इन नेचर then the court should refrain from granting bail. For example, murder, rape, gang rape, acid attack, डकैती etc. are some of the serious offenses। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए सीरियस ऑफेंस है, रेप है, मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, आपका डकैती जैसे ऑफेंसेस अगर इन्वॉल्व है, तो जो कोर्ट है ना वो इस तरफ टिल्टेड रहता है कि इस नॉन बेलेबल ऑफेंस में इस इंसान को बेल ना ग्रांट किया जाए। सेकंड, द चांसेस ऑफ द एक्यूज रिपीटिंग द क्राइम। हो सकता है अगर हमने इसको कंडीशनल लिबर्टी ग्रांट कर दी, बंदे ने मर्डर किया था वो दोबारा मर्डर कर दे। ठीक है, द एंटीसीडेंट ऑफ द एक्यूज ऑल्सो हैव टू बी सीन, मतलब उसका पास्ट कैसा है, पास्ट में वो किसी क्राइम के लिए पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ठीक है, ये उनकी बात हो रही है। द कोर्ट विल ऑल्सो हैव टू एग्जामिन वेदर देयर आर चांसेस दैट द एक्यूज्ड विल एब्सकॉन्ड। फॉर दिस इट विल बी सीन वेदर द एक्यूज्ड हैज मटेरियल स्टेक्स इन द सोसाइटी। इफ द मटेरियल स्टेक्स आर हायर, चांसेस ऑफ एब्सकॉन्डिंग इज लो। बेसिकली क्या कह रहा है कि जो कोर्ट होती है,
ठीक है, वो ये भी एग्जामिन करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं अगर इस बंदे को नॉन बेलेबल ऑफेंस में हमने बेल ग्रांट कर दिया तो ये भाग जाएगा, देश छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अक्सर जो है ना कोर्ट उस बंदे की प्रॉपर्टी से गो थ्रू करती है। मतलब मान लो बंदे के पास बहुत सारे जमीन है, ठीक है, मतलब 10-20 करोड़ की जमीन है उसके पास, ऑब्वियस सी बात है अपनी जमीन छोड़ के थोड़ी भागेगा वो। ठीक है। 5, रिलायबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस शोन बाय अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी अपॉन द एक्यूज। मतलब जो एक्यूज्ड है क्या कहते हैं उसके ऊपर क्या मतलब भरोसा करते हैं सोसाइटी वाले, मतलब उसका ये देखने से मान लीजिए एक्यूज जो है वो किसी बहुत ही अच्छे प्रोफेशन से बिलोंग करता है, मान लीजिए वो डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, तो वहाँ पर हम लोग क्या सोचेंगे कि ये बंदा तो अच्छा इंसान है, कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया होगा। ठीक है, तो इसको बेल ग्रांट कर देते हैं। The nature of the offense related to the apparent probability of conviction. If the likelihood of conviction is higher, then the tilt will be towards refusing bail. अब मान लीजिए ऐसा है कि जो accused है, ठीक है, उसने पुलिस ऑफिसर के सामने ही ऑफेंस कमिट किया था और पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट कर लिया, तो यहाँ तो प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा है ना कि ये जो इंसान है ये कन्विक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि जो प्रोबेबिलिटी है कन्विक्शन की वो हायर है, तो यहाँ पर उसको बेल ना ग्रांट किया जाए इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना नॉन बेलेबल ऑफेंस के ग्राउंड्स पढ़ रहे हैं, ना कि बेलेबल ऑफेंस के, वहां पे तो बेल मिलना आपका राइट होता है। 7, द कोर्ट विल ऑल्सो एग्जामिन द लाइकलीहुड ऑफ द एक्यूज थ्रेटनिंग द विटनेसेस और इन्फ्लुएंसिंग देयर टेस्टिमनी। फॉर दिस इट हैज टू बी सीन वेदर द एक्यूज हैज मटीरियल कंट्रोल ओवर द विटनेसेस। मतलब क्या कि कोर्ट जो है ना वो ये भी चेक करेगी कहीं ऐसा तो नहीं एक्यूज को हमने बाहर छोड़ दिया तो जो विटनेसेस हैं जो इसके अगेंस्ट में टेस्टिमनी देंगे उनको ये इंड्यूस करे, इनको उनके ऊपर एक अनड्यू प्रेशर बनाए कि मेरे अगेंस्ट में किसी प्रकार की टेस्टिमनी मत देना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। द पॉसिबिलिटी ऑफ टैम्परिंग विथ एविडेंस। ठीक है, मतलब जो एविडेंसेस उसके अगेंस्ट में यूज किए जा सकते हैं, कहीं वो उनके साथ टैम्पर करने लगे। मान लो उसने डे लाइट में एक ऑफेंस कमिट किया था और वो किसी सीसीटीवी फुटेज में कवर हो गया हो, अब उसको पता है कि कौन से सीसीटीवी में कवर हुआ है एंड वो तुरंत जाके उसके सारे जो रिकॉर्ड है सीसीटीवी के उसको डिस्ट्रॉय कर दे। द ड्यूरेशन एंड लेंथ ऑफ कस्टडी ऑलरेडी अंडरगॉन विल ऑल्सो बी सीन दो इट इज नॉट ए मटेरियल फैक्टर। ये भी देखा जाता है, मान लीजिए बंदे ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट 7 साल है, ठीक है, और वो बंदा पिछले 3 साल से पुलिस या फिर पिछले 3 साल से जुडिशियल कस्टडी में है। ठीक है, अब 3 साल से जुडिशियल कस्टडी में है, 4 साल का उसका पनिशमेंट और बचा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मतलब ये भी एक ग्राउंड बन सकता है बेल ग्रांट करने का। ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन, क्या जॉब करता है। द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग बेल इज टू गिव इफेक्टिव टाइम टू द एक्यूज्ड एंड ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर डिफेंस। ठीक है, जो बेल ग्रांट करने का प्राइमरी पर्पस होता है ना वो ये होता है कि एक्यूज जो है वो अपना डिफेंस तैयार कर सके, वो अपने एडवोकेट से पर्सनली मिलके जो भी एविडेंसेस है उनको कलेक्ट कर सके जो कि वो प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में यूज करेगा। ठीक है। 12th, if on the basis of a high socio-economic status, the accused can have real control over the witnesses or if there are high chances of absconding, then bail should be refused. अब मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, अब वो पॉलिटिशियन जो है वो बाहर गया तो ऑब्वियस सी बात है सारे विटनेसेस की फट जाएगी, जो भी उसके अगेंस्ट में बयान देने वाले होंगे सोचेंगे भाई इसके अगेंस्ट में हमने बयान दिया ये तो हमको ठोक ही देगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन भी हो सकते हैं। एज, मान लीजिए बंदा बूढ़ा है, ठीक है, जेल में रखना का मतलब है कि क्या पता जेल में टपक जाए। जेंडर, अगर कोई औरत है कोई फीमेल है तो उनको जेल में रखना वुड नॉट बी अ प्रूडेंट ऑप्शन। हेल्थ, प्रेगनेंसी आर ऑल्सो रेलिवेंट फैक्टर, ये आप समझ ही गए होंगे। 14th, if the accused is the sole bread earning member of the family, bail may be granted but it is a weak ground. मान लीजिए जो बंदा है जिसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, वो सोल ब्रेड अर्निंग मेंबर था, अब उसकी फैमिली चल ही नहीं पा रही है, तो इसको भी एक ग्राउंड बनाया जा सकता है, बट ये एक बहुत ही वीक ग्राउंड है, बहुत ही फ्रैजाइल ग्राउंड है जिस पर कोर्ट अक्सर रिलाय नहीं करती है। While deciding a bail application, the court will not go into the merits of the case. ये ध्यान रखिएगा, जब बेल एप्लीकेशन को कोर्ट डिसाइड करती है, ठीक है, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस की, तो वहां पर कोर्ट जो केस के मेरिट्स हैं जिसके बेसिस पर उस पर्टिकुलर पर्सन को या तो गिल्टी पाया जाएगा या तो एक्विट किया जाएगा, उसमें कोर्ट डेल्व नहीं करेगी, क्योंकि वो ट्रायल के टाइम पे उसमें कोर्ट डेल्व करती है। बेल एप्लीकेशन की हियरिंग के टाइम पे कोर्ट जो है वो केस के मेरिट्स में बिल्कुल भी डेल्व नहीं करेगी। इट इज बेसिकली डायरेक्शन टू द कोर्ट। इज इट क्लियर नाउ? तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर मतलब कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन 482 से अपने डिस्कशन को शुरू करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।